हेलो ऑल ऑफ यू। आप बहुत दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और हम इस सेशन का इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसके कारण से मैं इस वीडियो को बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन अब जब लेट आए हैं तो दुरुस्त आएंगे। तो अब जैसे कहने का मतलब है कि आपका बीपीएससी 72nd के लिए, चूँकि उस टाइम मेरा मेंस भी था तो थोड़ा उसमें व्यस्त था मैं, 70वीं का भी 71वीं बैक टू बैक जो है मेंस अभी है, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा बिजी था। लेकिन अभी जो मैं सेशन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब मैं क्या किया हूँ कि जैसे 72nd बीपीएससी हो या 73rd बीपीएससी हो, तो इसमें जो आपके जीएस पोर्शन है, वो जीएस पोर्शन को मैं ट्राई करूंगा कि पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए। और वैसे नहीं, टॉपिक वाइज, सबसे बड़ी बात है टॉपिक वाइज। ये पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि टॉपिक वाइज कोई आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा हो। देखो, पीएससी का एग्जाम में सब पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट रखता है मायने। अगर आप सब कुछ पढ़िएगा तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी या यूपीएससी या यूपीपीसीएस किसी का भी डिमांड होता है, सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है। सिलेबस बेस्ड एग्जाम का मतलब होता है कि आप उतना ही पढ़िए जितना सिलेबस में दिया हुआ है। क्योंकि आपको अगर ये मिथ है कि एवरीथिंग विच इज एंटायर अंडर द सन कम्स इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो इसलिए अब मैं इस पे कुछ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, 72nd बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं जो 71st वाले नहीं कर पाए, या फिर कोई बिगिनर है जो 72nd बीपीएससी क्लियर करना चाहता है, तो ये क्वेश्चंस के थ्रू, ये टॉपिक वाइज पढ़िए, आपको टॉपिक का ज्ञान हो जाएगा। आप टॉपिक पढ़िए, बस उतने के लिए प्रीलिम्स आपका निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए तो आपको कहना नहीं है। मेंस तो जो है मैं आपको पूरी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चाहिए आपसे, और इसके लिए मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ, आपका एफर्ट मांग रहा। ठीक है, एफर्ट आपका देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट और डिसिप्लिन के साथ मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस बीपीएससी एग्जामिनेशन एट ऑल। तो अब क्या करना होगा इसके लिए? तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जो है प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखेंगे। ये रेगुलर वीडियो देखने के बाद आप एक काम कीजिएगा, प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस जो है आप किसी भी प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चंस जो बुकलेट आती है वहाँ से कर सकते हैं, या वाईसीटी से कर सकते हैं, या घटना चक्र से कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल वाईसीटी होता है, तो आप वाईसीटी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एज मिलेगा। जो आप पढ़ेंगे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एज मिलेगा। दूसरी बात, ये तो मैं अभी डेमो दिया हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे। आप क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा यार क्या क्वेश्चन सेट किया एलेक्स भाई ने, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है मैंने डेमो के तौर पे रखा है। मैंने दिखाने के लिए रखा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा और आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स जो है मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, इस टॉपिक के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें ले लेनी चाहिए, तो आप उस समय लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं इसके साथ साथ इस टॉपिक को, जैसे कि 1857 का विद्रोह है, तो इस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन भी देते चलूंगा, जिसके द्वारा आपको लगेगा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हुआ है पेपर में या फिर क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सेशन, सबसे बड़ी बात, और यूट्यूब वालों की तरह ही मैं भी बोल रहा हूँ, आपको ये सेशन अच्छा लगे, ये क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे, तो आप इस सेशन को सबसे पहले कीजिएगा लाइक, फिर सब्सक्राइब और फिर शेयर। क्योंकि अगर आपको लाइक ही नहीं होगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे। उसी तरीके से जो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा उसको आप लाइक ही नहीं कीजिएगा। जब लाइक ही नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब की बात ही छोड़िए, और जब सब्सक्राइब नहीं होगा तो शेयर की तो छोड़ ही दीजिए बात। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अब अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। देखिए, इससे क्या होगा, इससे आपका कुछ नहीं होगा, आपका एक अंगूठा आपको दबाना है और शेयर हो जाएगा। लेकिन इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोगों को पता है कि मैं अगर अपने कॉन्फिडेंस के बीच में आ गया, मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो मैं आप लोगों को मजाक मजाक में ऐसी ऐसी चीज़ों को दे दूंगा जो कोई भी पेड क्लासेस में भी लोगों को नहीं दी जाती हैं। तो मैंने बहुत ही संघर्ष से अपनी पढ़ाई की है और बहुत ही मेहनत किया है, बहुत समय दिया है पढ़ाई पे। तो याद कीजिएगा, प्रयास यही करूँगा कि ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दिया जाए जो आपके लिए इतना वैल्यू एडिशन हो जाए कि आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत ना पड़े।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। 1857 का विद्रोह टॉपिक मैंने रखा है पहला कथन। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में आपको पता है कि 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः पहला प्राइमरी कारण जो था वो मतलब उस समय का तात्कालिक कारण ये था कि चर्बी का कारतूस बनाया गया था। चर्बी के कारतूस इनफील्ड राइफल्स में भरे जाते थे। ठीक है, इनफील्ड राइफल्स में ये ऐसे राइफल्स थे और इसी राइफल्स में चर्बी के कारतूस भरे जाते थे और तब इसको फायर किया जाता था। तो इस चर्बी के कारतूस पे प्रॉब्लम क्या था कि इसको पहले दांतों से नोचा जाता था, दांतों से नोचा जाता था और तब इसको इस कारतूस को इसमें इस इनफील्ड राइफल में भरा जाता था। प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे बहुत लोग जो थे धार्मिक सद्भावना का ये क्या हुआ, धार्मिक सद्भावना का ह्रास हुआ। ह्रास कैसे हुआ? तो अब सूअर जो है वो हराम है मुसलमानों में, हिंदू में गाय जो है वो पूजनीय जानवर है। तो अब कहने का मतलब है कि आप उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगाएंगे तो ये लोग क्या आपके चर्बी को काटेंगे? दांत से नहीं काटेंगे। तो इसके एवज में क्या करेंगे? ये लोग विद्रोह करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मेरठ में एक सिपाही द्वारा, जो कि बहुत महान व्यक्ति थे, मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। कहा कि नहीं, मैं चर्बी से बने कारतूस को दांत से नोच के इनफील्ड राइफल में नहीं डालूंगा। तो यही कारण हो गया कि मेरठ से ये 1857 में प्रारंभ हुआ। देखिए, ये कहने का मतलब 1857 की जो क्रांति है सिर्फ ये चर्बी वाले से नहीं, चर्बी तो तत्कालिक कारण थे। इसके पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, यानी कि दत्तक पुत्र वाला जो कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जैसे राजाओं पर शासन करने का अधिकार अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, इसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके बाद फैमिन्स जो, यानी कि जो सुखाड़ में जो ज़बरदस्ती किसानों के साथ उगाही की गई थी, उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था, जमींदारी सिस्टम जो लाया गया था, इन सारे चीज़ों से पूरी तरीके से अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो वो मैं इसके डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी देखो आप बोलोगे तो मैं टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ा भी दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि क्वेश्चन सेशन चल रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट देके चल रहा हूँ। और ये डेमो वीडियो है, यकीन मानिए आपको इससे अच्छा और आगे मिलेगा। तो 1857 के कथन के पहली बात करें तो पहला कथन है 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल सही है, 1857 का क्रांति जो है या विद्रोह जो है, इसको मेरठ से प्रारंभ किया गया था। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों, अच्छा देखो यहाँ के जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, देखो ब्रिटिश के हैं तो ब्रिटेन के हैं, तो ब्रिटेन के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेंगे? ब्रिटेन की बड़ाई ही करेंगे। तो इन्होंने इसको एक सिपाही विद्रोह कहा, जबकि ये सिपाही विद्रोह था क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए मोस्ट प्रोबेबली, अगर मोस्ट मेजरली देखा जाए तो आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और बंगाल के हिस्से में भी आप देखोगे कि 1857 की क्रांति, कुछ हिस्सों में बंगाल के, ठीक है, तो आप देखोगे 1857 की क्रांति होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजरली हो सकता है अलग अलग जगह पे और हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थी। तो यहाँ अब बताइए कि इतने मेजर लेवल पे आंदोलन हो रहा है और यहाँ पे अंग्रेजी इतिहासकारों ने कहा कि सिपाही विद्रोह है, तो ये क्या सही है? नहीं है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपका कथन 2 भी सही है और कथन 1 भी सही है। तो यह देखेंगे ऑप्शन में सी है, दोनों सही। तो आगे आप बढ़ेंगे, दोनों सही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, लैप्स की नीति। देखो मैंने अभी बताया था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि राजा जो है अपने बेटे, अब देखो एक राजा होता था, उसका अपना बेटा होता था, तो वो उसका उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, अब वो राजा के बाद ये राजा के बाद ये राजा बनता था। लेकिन हुआ क्या कि अब जैसे डलहौजी साहब आए और डलहौजी ने बोला कि देखो भाई राजा, अगर तुम्हारा अपना बेटा है तब तो ठीक है, अगर अपना बेटा नहीं है और तुमने अपने बेटे को गोद लिया, मतलब गोद लिया हुआ बेटा है तुम्हारे पास, तो गोद लिए हुए बेटा को तुम इसको लीगली अधिकार नहीं दे सकते, इसको तुम अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे। तो जब उत्तराधिकारी नहीं बनाओगे तो इसका सारा संपत्ति किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन था कि वहाँ पे राजा लोग बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, और यहाँ पे 1857 में उन्होंने मेजर रोल निभाया, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनका महल छीन लिया गया, उनकी शक्तियाँ छीन ली गई। तो इसके कारण से ये लोग विद्रोह पे आ गए थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ में आया आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कि लैप्स मतलब क्या? बेटा जो दत्तक पुत्र है, उस दत्तक पुत्र को क्या है, आपको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन पहला है क्वेश्चन कथन कि लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है, लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही शुरू की गई थी। और कथन 2 है इस नीति के तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ये भी सही है, कोई भी इसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना सबको पता है 1885 में हुई थी।
अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसका कारण क्या था, कांग्रेस का बनने का रीज़न क्या था। तो देखो ये आग है, जैसे गैस है ना, गैस में आग है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया एक प्रेशर कुकर। क्या रख दिया? एक प्रेशर कुकर रख दिया, ठीक है। अब ये प्रेशर कुकर, ये हैंडल है इसका और ये सीटी है इसका, ये सेफ्टी वाल्व है इसका, ठीक है। तो अब क्या होता है कि प्रेशर कुकर पे ये आग क्या है? आग। जैसे उस समय जो है इतनी अंग्रेजों ने जातियाँ की थी कि लोगों में एक गुस्सा था, ये आग क्या है? पीपल है, ठीक है, पीपल का गुस्सा, लोगों का गुस्सा। अब ये जो गुस्सा है इस प्रेशर कुकर पर जा रहा था। ये प्रेशर कुकर कौन था? कांग्रेस था, कांग्रेस था। कांग्रेस का मतलब ये है कि अगर आग झेलेगा तो कौन झेलेगा? कौन गर्मी लेगा? प्रेशर कुकर लेगा। और प्रेशर कुकर जो है अपने सीटी के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ से भाप निकालेगा, यानी कि लोगों का गुस्सा धीरे धीरे एक मंच के माध्यम से हल्का हल्का निकलेगा। ये एओ ह्यूम की उपज थी। एओ ह्यूम ने कहा कि आप भारतीयों का डायरेक्ट गुस्से का सामना नहीं कर सकते हैं। एओ ह्यूम ने इसी माध्यम से डफरिन को एक सलाह दिया कि आप कांग्रेस जैसी एक पार्टी बनाइए, और कांग्रेस जैसी पार्टी को बनाएंगे तो लोगों का गुस्सा कांग्रेस झेलेगी और उससे हम अपना काम कराते रहेंगे। तो इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो कथन एक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बिल्कुल सही है। और इसके साथ इसके अध्यक्ष जो थे WC बैनर्जी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बंगाल विभाजन। अरे ये तो फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट टॉपिक है। बंगाल विभाजन सबको पता है कि 1905 में कर्जन के द्वारा इनिशिएट किया गया था। बंगाल विभाजन का मतलब क्या होता है? सॉरी, 1905 में बंगाल विभाजन, देखो बंगाल ऐसे था, मान के चलो एक मैं मैप ले रहा हूँ ऐसे ही, मतलब नॉट ऑन स्केल, ये स्केल क्या है इसमें, बस केवल एक मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। और बंगाल को दो भाग में बांटा, ये पूरा बंगाल था, ठीक है, ये पूरा बंगाल था। इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो बांटा गया ईस्ट बंगाल और एक बांटा गया वेस्ट बंगाल। क्यों? कहा गया कि इतना बड़ा बंगाल है, प्रशासनिक दृष्टि से हम इसका संचालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको दो भाग में बांटना पड़ेगा, और इसको ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। क्यों? लेकिन इसका रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन था कम्युनल रीजन। कम्युनल रीजन क्या मतलब है? इस यहाँ पे जो ईस्टर्न बंगाल था, जो बांग्लादेश वगैरह का एरिया है, असम का एरिया, यहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू की आबादी ज़्यादा थी। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जो है हिंदुओं ने इतना, मतलब आर्ट्स लिटरेचर के सहायता से, कॉलेजेस की सहायता से पढ़ लिख के एक बहुत ही ज़्यादा क्रांति को खड़ा कर दिया था। तो ज़रूरी था मुसलमानों को इंशाल्लाह करना, क्योंकि ये लोग इनको भी लिटरेट कर बना रहे थे, और जब ये लिटरेट भी और बन जाते तो ये दोनों मिलकर भारत को आज़ादी तक पहले ही पहुँचा दिए होते। तो मुसलमानों ने डिवाइड एंड रूल के तहत क्या किया? वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया। ये इसी को कहते हैं बंगाल विभाजन। तो ये 1905 में हुआ और फिर जाके 1911 में इसको कैंसिल किया गया। तो ये अलग बात है, मैं उसको बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो कथन है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है, सही बात है, और कर्जन ने इसको लागू किया था, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब अपने देश का। क्या? अपने देश का। अपने देश का मतलब, अपने देश का मतलब ये है कि आप अपने देश के वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ही ये स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि पूर्ण रूपेण संस्थानों का त्याग, आपके अंग्रेजी संस्थानों का त्याग कर देंगे, कॉलेजेस का त्याग कर देंगे, गवर्नमेंट जो भी हम कार्य करते थे उसका हम त्याग कर देंगे, और हम अपना एकल तंत्र अपना स्थापित करेंगे, अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। इसी को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो कथन एक कहता है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें कपड़ों को जला दिया गया था, विदेशी को, और खादी को अपनाया गया था, सॉरी देसी वस्त्रों को अपनाया गया था, इसलिए ये जो है दोनों सही है। तो कथन सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन टॉपिक 6 में मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग देखिए 1906 में बना था। इसमें दो लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था, एक तो सलीमुल्लाह खां और एक आगा खां तृतीय, ठीक है। तो आगा खां तृतीय जो है इनका भी योगदान इसमें था। तो देखो ये क्या था, मुस्लिम लीग कैसे बना था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, ये हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नर जनरल थे, ये वहाँ पे छुट्टियाँ मना रहे थे, और यहाँ पे ये लोग गए, और यहाँ इनकी जो कमेटी थी जो इन्होंने बनाया था, ये गए और बोले कि देखिए गवर्नर जनरल साहब, आप जो है हिंदू हित की रक्षा के लिए एक पार्टी तो कांग्रेस बना दी है, लेकिन मुसलमानों का क्या? मुसलमानों के लिए तो वहाँ पर कोई अधिकार नहीं, कोई राइट्स नहीं, कोई रिजर्व नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ मुसलमानों के लिए भी एक पार्टी का निर्माण कराइए। तो गवर्नर जनरल ने इसकी सहमति दी, और 1906 में
ढाका में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद इसके गठन में आगा खां तृतीय की भूमिका थी। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा। आगे आते हैं लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। देखो 1916 में देखो 1916 में तीन चीजें हुई। तीन चीजें क्या क्या हुई मैं दिखाता हूं तुमको। देखो एक तो हुआ कि मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ मिली, मुस्लिम और कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन हुआ, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, इस स्प्लिट को भी गरम दल और नरम दल दोनों आके यहाँ पे आपस में मिल गए। तो दो चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें हैं। इसके साथ क्या हुआ, जो 1907 में, देखिए मैंने बताया था ना 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, ये 1916 में आके मिले किसके प्रयासों से, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इसी के साथ एनी बेसेंट जो है, और ये अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने भी इसमें कुछ मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें कुछ योगदान अपना दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। और लखनऊ समझौता के बारे में आप लोगों को मैंने शॉर्ट रिव्यू दिया था, ठीक है, दिया है। तो अब ये क्या है, क्वेश्चन का था ना कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें पृथक निर्वाचन का, देखो पृथक निर्वाचन क्या है, ये भी थोड़ा समझ लो। इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरलिज्म। इसका मतलब ये है कि आप जो है देखो 1909 में एक मॉडले मिंटो एक्ट आया था। यहाँ देखो 1909 में मॉडले मिंटो एक्ट आया था। मॉडले मिंटो एक्ट में कहा गया था कि मुसलमानों को भी सीटें आरक्षित की जाएंगी कम्युनल बेसिस पे। क्या कम्युनल बेसिस, धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी ये मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो 100% सीट है, मैं पैरामीटर नहीं दे रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें मान लो 25% सीट जो है मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी जाती है। अब यहाँ सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होंगे, ना कि हिंदू कोई खड़ा होगा इस एरिया में। और अब 75% में हिंदू भी खड़ा होगा, मुसलमान भी खड़ा होगा, यानी कि हिंदुओं को कोई राइट नहीं दिया गया, लेकिन मुसलमानों को ये कहा गया कि आपके लिए इतनी सीटें रिजर्व कर। इसी को कहा जाता है मॉडले मिंटो एक्ट। ठीक है, तो पहला कथन है कि यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, ठीक बात है। इसके पृथक निर्वाचन का समर्थन किया, ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि पहले कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था, बाद में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया 1916 में, जब ये मीटिंग हुई, लखनऊ पैक्ट हुआ था। टॉपिक 8 कहता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में लाया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट ने ये कहा था, इस कानून को महात्मा गांधी ने बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून कहा था। यानी कि बिना वकील के, इसमें कोई वकील रखने का अधिकार नहीं था। चाहे तो आपकी गिरफ्तारी बिना मर्जी के, आपको खाली संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें आपको कोई दलील देने के अधिकार नहीं था, आपको कोई राइट नहीं था, और बिना कोई अपील करने का अधिकार नहीं था, ना कोई वकील करने का अधिकार था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बहुत लोगों को पकड़ा गया भारत में, और पकड़ के उनको जेल में डाल दिया गया केवल शक के आधार पे। और ये सिर्फ जो है एक प्रतिशोध की भावना थी। ठीक है, तो कथन एक कहता है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जो कि ठीक बात है। इसके साथ इसने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपको पता है, जलियांवाला बाग के बारे में आपको पता है कि 13 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन के समर्थन में, देखो हुआ क्या था, पूरा सीन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बात समझ लो, महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, अब ये अमृतसर आना चाहते थे। अमृतसर आके, चूंकि यहाँ पर क्या हुआ था ना कि अमृतसर में उस समय क्रांतिकारी रीजन जो था बहुत ज़्यादा टॉप पे था, यहाँ पे अंग्रेज इसको रोकना चाहते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी को उधर गिरफ्तार कर लिया गया था, अमृतसर आने से रोक दिया गया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू को भी जो है रोक दिया गया था आने के लिए, तो रोक दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इन लोगों ने, चूंकि यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, तो यहाँ पे लोगों ने बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल को बैसाखी था, और 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन ये लोग एक साथ मिलते हैं, और मिल के और ये जलियांवाला बाग में जाते हैं। जलियांवाला बाग में मतलब ये लोग जाते हैं और यहाँ पे जाके ये लोग मीटिंग करने लगते हैं। किसी ने मुखबिरी कर दी, और मुखबिरी करके, और डायर ने वहाँ, चूँकि डायर जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर था वहाँ का, तो वहाँ पे डायर ने क्या किया, देखो अब जलियांवाला बाग ऐसे है, पूरा चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं, एक गेट है यहाँ पे। ठीक है, तो एक छोटी सी गेट है, इसमें से लोग को आना जाना होता था, मेला लगा हुआ था, बहुत लाखों की संख्या में लोग थे। ठीक है,
तो क्या हुआ कि यहाँ पे सॉरी हज़ारों की संख्या में लोग थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक गेट था, यहीं से एंट्री लेना था। डायर को पता चलता है और डायर ने क्या किया, चुप्पे चोरी चुपे इस गेट पर क्या किया, तोप बंधवा दिया। और तोप बंधवाने के बाद अचानक से ना कोई नोटिस दिया, ना कोई भागने के लिए कोई भी ऐसा रिमाइंडर दिया, और उसने लगातार आदेश दिया कि गोलियां चलाते रहो। और पता है आपको, गोलियां चलती रहीं, गोलियां चलती रहीं, और इतनी गोलियां चली, इतने बम चले कि यहाँ पे जितने लोग थे सारे के सारे मारे गए। और जितने लोग थे यहाँ पे, इतने हजारों हजार लोगों की मौत हो गई। यहाँ कुआं था, यहाँ पे लोग बचने के लिए यहाँ पे कूदने लगे इन पे लोगों के द्वारा, और यहाँ एक व्यक्ति कूदा उस पर और कूदने लगे और कूदने लगे, जिससे घुटन से भी लोग की मौत हो गई। और इतनी बार गोलियां चलाई गई, और यहाँ तक कि शाम तक गोलियां चलाई गई। और लोगों में, और यहाँ गलियों में, यहाँ पे जलियांवाला बाग के पास जो गली था वहाँ से भी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, गोली पकड़ पकड़ के गोली मारा गया। और इसके कारण से बहुत ही नृशंस हत्या हुई और लाखों बेगुनाह मारे गए। तो यही जलियांवाला बाग का पूरा घटना है। तो 13 अप्रैल कथन है कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। देखो ये कोई भी घटना होती है ना, जैसे जलियांवाला बाग, तो ये हम उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको फील करना बड़ा मुश्किल का विषय है। क्योंकि अगर हम जीवन में पढ़ते ही हैं ना केवल, तो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं याद करने के लिए, लेकिन अगर वो आत्मसात करके पढ़े तो देखिए कितना नृशंस घटना है कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज़ सुन के और ये चीज़ पढ़ के। तो जलियांवाला बाग जो है, इसमें कथन एक कहता है कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बिल्कुल सही है। कथन दो कहता है गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों इसका सही आंसर है, केवल सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब नहीं सहयोग करना, मतलब नहीं, सहयोग मतलब नहीं करेंगे सहयोग, आपका असहयोग आंदोलन। देखो ये गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में, 1922 तक ये चला था, ठीक है। देखो ये हुआ क्या था, यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपके सरकारी संस्थान हो या फिर आपके कुछ भी हो, आपके इंस्टीट्यूशंस हो, आपके कपड़े हो, यानी कि एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है उसको पूरी तरीके से, यानी कि आपका यूज़ ही नहीं करेंगे प्रोडक्ट, बिल्कुल आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। अब नहीं यूज़ करेंगे तो इकोनॉमिकली आप डाउन हो जाएंगे, तो अपने आप भारत छोड़ने लगेंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन इसमें भी बहुत सारे गुट बढ़ गए थे। आगे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, अभी क्वेश्चन चुके हैं तो वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी, इसके कारण से मैं इसको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और इसे चौरी चौरा कांड, देखो 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें वो चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। और यहाँ पे क्या हुआ, थाना जला दिया गया, 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कारण से महात्मा गांधी ने इस पूरे आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके विरोध में 2 लोग तो एकदम पूरी तरीके से आ गए थे। और इसमें 2 लोग जो पूरी तरीके से आए थे वो थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। बाद में इन्होंने चल के अपनी पार्टी बनाई जिसको स्वराज पार्टी बोला जाएगा। तो इसको मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूंगा, लेकिन पहले देखिए इसके कथन का आंसर देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, ठीक बात है। और इसे चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, ये भी सही बात है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। यह घटना 1922 में मैंने बताया, ठीक है। और ये पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी दोनों सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बारे में। साइमनवा जो है ये 1928 में आए थे, ठीक है। इसका मतलब ये है, साइमन का मतलब ये है कि अब यहाँ पे एक कानून बनाया गया था, जो एक कमेटी बिठाई गई थी जो बताएगा भारत के नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होंगे, इसके लिए, ठीक है। तो इसका विरोध पूरी तरीके से किया गया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही है, सारे इंग्लैंड के लोग ही थे, यानी सारे ब्रिटेन के ही लोग थे, इसलिए इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन रिपोर्ट, ये सॉरी 13 नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। इसमें डोमिनियन, अच्छा देखो नेहरू रिपोर्ट क्यों लाया गया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में गवर्नर जनरल को बोला गया कि भाई देखिए हम अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, आपको साइमन कमीशन के माध्यम से संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। तब गवर्नर जनरल ने आन ठोकते हुए कहा था कि आपको हिम्मत है तो आप अपना संविधान बना के दिखाइए। तब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये संविधान समिति बनाई गई थी जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। बाद में ये पेश हुआ था 1928 में। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप ब्रिटेन के जो सत्ताधारी हैं ये आप सत्ता करेंगे, आप शासन करेंगे, लेकिन हम आपके अंतर्गत में रह के सत्ता संभालेंगे, लेकिन इसी को डोमिनियन स्टेटस ही कहा जाता है। बाद में इसको बदल के स्वराज कर दिया गया था, पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी तरीके से हमें आज़ादी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब 1929 में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब जो है ये कुछ नहीं होगा नेहरू रिपोर्ट के आधार पर कि हम डोमिनियन स्टेटस लेंगे, नहीं, इतना संघर्ष किए, इतने लोगों मारे जाए, इतना लोग मारे गए और हम डोमिनियन स्टेटस लेंगे, नहीं, पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का माध्यम चुना, पूर्ण स्वराज का रूप चुना और कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च देखिए महात्मा गांधी का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्रेरक जो है आंदोलन था। तो देखिए दांडी मार्च क्या है, दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। ये नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरुआत किया गया था और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये पूरा विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ गांधी इरविन समझौता जो है ये है, यह 1931 में हुआ था। ठीक बात है, गांधी इरविन की समझौता 1931 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भाई आप आंदोलन को पीछे ले लीजिए, हम जो है आपके मांग को ज़्यादा हद तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, क्योंकि यहीं पे इरविन जो थे ये जो है वहाँ पे तो ये जो है इरविन जो है यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को भेजे थे। गांधी जी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वहाँ गए थे, बाकी पहला और तीसरे में वो नहीं गए थे, एब्सेंट हो गए थे और जानबूझ के नहीं गए थे। तो कहने का मतलब इसका सी ऑप्शन जो है दोनों सही होगा। तो आपने देखा कि किस कदर से हमने यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कैसे किस कदर से टॉपिक हुआ। ये तो मैंने आपको डेमो दिया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको सिर्फ डेमो दिया। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन मैंने बिल्कुल हल्का हल्का लेके आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये क्वेश्चंस जो है यही ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, नहीं, ये तो मैं डेमो दिया हूँ कि ऐसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, इस चैनल को पहले शेयर कीजिए और जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब होगा, जितना इस चैनल पे व्यू आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेहतरीन कंटेंट दूंगा, मैं वादा करता हूं आपके साथ। और मेरे पास ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट है, और मैंने बोला पहले ही, मैंने संघर्ष से पढ़ाई की है, तो मैंने अपने आप से इतना मेहनत किया है कि अगर आप मेरे को बस इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली BPSC जैसे एग्ज़ाम तो बिल्कुल क्लियर कराने के लिए एबल हूँ। ठीक है, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आप बस जुड़े रहिए। मेंस तो मैं आपको बेफर्राटेदार करा दूंगा, इतना कि आपको बस आंसर और खाली आपको क्वेश्चन देखना है, कंटेंट आपको समझना है, बस आपका आंसर सीधे सीधे आप लिखना सीख जाओगे। तो ठीक बात है, तो अभी के लिए हम इस सेशन को एंड करते हैं, सेशन बहुत बड़ा हो गया। तो मैं अगला सेशन में आपके साथ और रेपुटेड और थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा। धीरे धीरे क्वेश्चन के पर्दे को मैं खोलूँगा ताकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं एंड करता हूं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए ताकि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।